हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, हम सीनियर क्लासेस में आ गए हैं और आज से हम सीनियर क्लासेस के वीडियो चालू कर रहे हैं। इसमें सबसे पहली बात तो आप देखें कि अब हमारा एनसीईआरटी का सिलेबस जो है वो इस साल लागू हो गया है। तो एनसीईआरटी के अंदर 5 यूनिट जो होती हैं शुरुआत की, जिनको हम 1 से 5 यूनिट कहते हैं, ये क्लास 11th में हमने पढ़ी हैं। अब हम एक प्रकार से यूनिट नंबर 6, जिसे हम कह सकते हैं सीनियर की पहली यूनिट होती है, वो चालू करते हैं। और ये 6 से लेकर के और 10th यानी 10 तक ये जो 5 यूनिट हैं, इनके बारे में हमें सीनियर में पढ़ना होता है। हम इन 5 यूनिटों में क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, क्या हमारे कोर्स में है, इस बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, आपकी कक्षा 12 यानी क्लास 12, इसमें 56 नंबर का पेपर आता है और इस 56 नंबर के पेपर के अंदर टोटल चैप्टरों की संख्या 16 है और यूनिट जो है 5 यूनिट है। तो इसमें सबसे पहली यूनिट जो है वो है जनन, यूनिट फर्स्ट, जनन, जिसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। अर्थात इसमें हम जीव किस प्रकार से जनन करते हैं और अपने समान नए जीवों की उत्पत्ति करते हैं, इस बारे में इस यूनिट के अंदर हम पढ़ते हैं। अब देखिए, यहां पर पादपों में भी जनन पढ़ना है और प्राणियों में भी जनन पढ़ना है, यानी यहां बॉटनी और जूलॉजी को अलग अलग डिवाइड नहीं किया गया है, दोनों को साथ लेकर के चला है। कारण क्योंकि दोनों में ही जनन होता है और जनन की जो प्रक्रिया है उसमें बहुत कुछ समानताएं होती हैं। तो ये छठी यूनिट है वैसे तो, लेकिन यहां हमारे सीनियर के कोर्स में ये पहली यूनिट होती है, जनन। इसमें पहला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है जीवों में जनन, जीवों में जनन, अर्थात जनन क्या है और ये कितने प्रकार से होता है। क्योंकि जनन एक ऐसी क्रिया है जिसके माध्यम से प्रत्येक जीव अपने समान नए जीवों की उत्पत्ति करते हैं और ये जीव, सभी जीव एक जैसे संरचना के नहीं होते हैं, एक जैसे आकार आकृति वाले नहीं होते हैं। तो इनमें जनन का जो प्रकार है वो भी अलग अलग प्रकार का होता है। तो यहां हम इस चैप्टर में कि जीव जनन करते हैं तो वो कौन कौन सी विधियों के द्वारा जनन करते हैं, तो ये पहला चैप्टर है जीवों में जनन। और इस चैप्टर को जो अंक बाहर दिया गया है ये 2 अंक का है, यानी इसमें से 2 नंबर के प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। अर्थात किस तरह से जनन होता है या कौन से प्रकार का जनन किस में पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये पहला चैप्टर है जो कि इस पहली यूनिट के अंतर्गत आता है। इसके बाद चैप्टर नंबर दूसरा, ये भी जनन से संबंधित है। इसमें हम पढ़ते हैं पुष्पीय पादपों में जनन। ये जो पुष्पीय पादप होते हैं ये आवृत बीजी पादप होते हैं।
तो हम इसे यूं भी कह सकते हैं आवृत बीजी पादपों में जनन। साथ में आवृत बीजी जो पादप होते हैं ये एंजियोस्पर्मी पादप होते हैं, तो ये भी कहा जा सकता है एंजियोस्पर्मी पादपों में जनन। अर्थात इसमें हम पादप जो होते हैं पूर्ण विकसित एंजियोस्पर्म वर्ग के होते हैं, जिनमें जनन के लिए पुष्प उत्पन्न होते हैं और उन पुष्पों के अंदर नर और मादा जनन संरचनाएं विकसित होती है, जिन्हें हम पुंकेसर और स्त्री केसर कहते हैं। उनके अंदर नर और मादा युग्मकों का निर्माण होता है, अर्थात इसमें पुमर्णु बनते हैं या नर युग्मक बनते हैं, मादा युग्मक बनते हैं, और वो किस प्रकार से निषेचन करते हैं। तो ये सारी चीजें हम पुष्पीय पादपों में जनन इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे, और ये काफी बड़ा और अच्छा चैप्टर है। ये 4 नंबर का चैप्टर है। इसमें से मेजर प्रश्न जो है अक्सर पूछे जाते हैं। तीसरा जो चैप्टर है ये पुष्पीय पादपों में जनन एज ए ये वनस्पति विज्ञान से संबंधित है, लेकिन अगला जो चैप्टर है ये मानव जनन है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। मानव के अंदर किस प्रकार से जनन होता है। मानव एक लिंगी प्राणी है, नर और मादा प्राणी अलग अलग होते हैं। मानव एक प्रकार से शिशु प्रजक प्राणी होता है, बच्चों को जन्म देता है। तो इसमें किस तरह से जनन की प्रक्रिया होती है और किस प्रकार से जनन संरचनाएं होती हैं, तो इन सब चीजों का अध्ययन जो है इस चैप्टर में करेंगे, जिसका नाम है मानव जनन, और ये जो है वो 3 नंबर का चैप्टर है। इसमें से 3 नंबर के प्रश्न जो है वो हर बार पूछे जाते हैं। बहुत अच्छा चैप्टर है। अगला जो है चैप्टर नंबर 4। ये जो चैप्टर है ये एक तरह से ऐसा चैप्टर है जिसमें हम जनन से संबंधित जो सामान्य एक तरह से जागरूकता से संबंधित जो बातें होती हैं, जिनकी समाज को सबसे ज्यादा वर्तमान में आवश्यकता है और इनका प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान होना चाहिए, तो ये कहलाता है चैप्टर मानव स्वास्थ्य, यानी कह सकते हैं इसको जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य। तो इस तरह से ये जो चैप्टर है ये 2 अंक का है। यहां ये 4 चैप्टर जो है ये पहली यूनिट के अंदर हैं, और इनमें सभी के अंदर हम जनन के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो ये पहली यूनिट जो है ये आपकी कितने नंबर की हो गई? 4 और 2 6, 6 और 3 9 और 2 11, अर्थात 11 अंक की ये आपकी यूनिट है, जिसमें आपको जनन से संबंधित चीजें पढ़ने वाले हैं। बहुत अच्छी यूनिट है। आप जब एक एक करके हम पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में ये सब चीजें बहुत एक अच्छी चीजें हैं, सामान्य है, और कहीं किसी तरह की कोई समस्या आपको इसमें नहीं आने वाली है। तो ये पहली यूनिट है। तो अगर हम बुक के हिसाब से अगर देखेंगे तो ये 6ठी यूनिट है, और अगर सीनियर क्लास के हिसाब से देखेंगे तो ये पहली यूनिट है, और इसका नाम है जनन। ठीक है, अर्थात देखिए रिप्रोडक्शन, ये ऑर्गेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन, एंजियोस्पर्मी प्लांट्स इन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, एंड कह सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये 4 चैप्टर पहली यूनिट के अंतर्गत आते हैं। अब हम पढ़ेंगे दूसरी यूनिट क्या है। यूनिट नंबर 2, यानी हमारी सीनियर के हिसाब से दूसरी यूनिट है, और वैसे अगर देखें तो ये 7वीं यूनिट के अंतर्गत आती है। इसका नाम है आनुवांशिकी एवं विकास। आनुवांशिकी
एवं विकास, यानी जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। दो चीजें हैं इसमें, एक तो हम जेनेटिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, आनुवांशिकी क्या है, कैसे, किसने इसकी खोज की थी, जिसमें कुछ चीजें आपने पहले भी पढ़ी हैं मेंडल से संबंधित, और एवोल्यूशन की मानव का उद्विकास कैसे हुआ है, इस पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई है, क्या वर्तमान में जो जीव जिस रूप में हमको दिखाई दे रहे हैं, क्या ये पृथ्वी के उत्पत्ति के समय से ही इसी प्रकार थे या कुछ भिन्न प्रकार थे। तो ये इसमें हम जैव विकास के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो है आपको 3 चैप्टर पढ़ने हैं, तो इसमें चैप्टर नंबर 5 इसका नाम है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। वंशागति क्या है? वंशागति का मतलब होता है कि कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जनकों से यानी माता पिता से उनकी संततियों में पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते जाते हैं, और इस तरह से आनुवांशिक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी जाना ये कहलाती है हेरेडिटी या वंशागति। तो यहां ऐसा भी नहीं होता कि सभी लक्षण बिल्कुल माता पिता के बच्चों के अंदर बिल्कुल समान ही जाते हैं, कुछ न कुछ उनमें भिन्नता भी आती है, क्योंकि कोई भी जीव ऐसा नहीं होता कि वो अपने माता पिता के बिल्कुल समान हो, लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि पूरी तरह से भिन्न हो। तो कुछ समानताएं भी होती हैं और कुछ भिन्नताएं भी होती हैं। तो ये समानताएं विविधताएं जो होती हैं, इनके क्या सिद्धांत हैं, क्या तरीके हैं, इन सब चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं, तो ये कहलाता है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। तो ये आपका 5 नंबर का चैप्टर है। 5 नंबर के प्रश्न जो है इस चैप्टर में से आपसे पूछे जाते हैं। बहुत अच्छा चैप्टर है ये। इसके बाद चैप्टर नंबर 6 ये है वंशागति के आणविक आधार। वंशागति के आणविक आधार, यानी ये जो वंशागति होती है, जेनेटिक्स है, इसके क्या आधार है, किस तरीके से ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। तो इसमें देखिए आप सब जानते हैं कि वंशागति का आणविक आधार है न्यूक्लिक अम्ल, और न्यूक्लिक अम्ल मुख्य रूप से होते हैं डीएनए और आरएनए। ये डीएनए जो होता है ये सभी जीवों के अंदर एक प्रकार से आनुवांशिक पदार्थ होता है, और इस पदार्थ के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यानी जनकों से उनकी संततियों में लक्षण जाते हैं। अगर किसी भी जीव के आनुवांशिक पदार्थ डीएनए में किसी भी प्रकार का अगर कोई परिवर्तन हो जाता है तो उससे उत्पन्न जो संततियां हैं उनके लक्षणों में परिवर्तन भी हो जाता है। तो इसमें हम यही पढ़ेंगे कि भाई डीएनए क्या है, किस तरह से होता है, और इस डीएनए के जो आनुवांशिक पदार्थ हैं इस बात की पुष्टि के लिए वैज्ञानिकों के द्वारा प्रयोग किए गए थे, जिसमें एक तो मेसेल्सन एवं स्टॉल का प्रयोग है, एक हर्शे और चेस का प्रयोग है। इस तरह से प्रयोग के बारे में बात करेंगे, ठीक है, एक एक करके हम आगे आगे बढ़ेंगे। तो ये सबसे ज्यादा नंबर का चैप्टर है, यानी 6 अंक का चैप्टर है। 6 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो ये हमारे इस पूरे सिलेबस के अंदर सबसे ज्यादा नंबरों का जो चैप्टर है वो यही है, यानी और चैप्टर 4 या 5 या 3 नंबरों के हैं, लेकिन ये 6 नंबर का चैप्टर है। तो इस तरह से इसमें ये 6ठा चैप्टर है। अब 7वां जो चैप्टर है ये है विकास, एवोल्यूशन। विकास देखिए ये एक अलग
शाखा होती है, क्योंकि हमारे जीव विज्ञान को विभिन्न शाखाओं के रूप में बांटा हुआ है, अलग अलग चीज़ों का अध्ययन अलग अलग शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो जेनेटिक्स तो वो है जिसमें हम पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों के वंशागति के संबंध में अध्ययन करते हैं, लेकिन विकास जो है ये एक एवोल्यूशन उद्विकास नाम की यूनिट होती है, जिसमें हम यही पढ़ते हैं कि इस पृथ्वी पर विभिन्न जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई है, साथ में उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत हैं जिनके बारे में आपने पढ़ा होगा, लामार्क का सिद्धांत है, ह्यूगो डीवरिच का सिद्धांत है, इसके अलावा चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत है। तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो ये जो विकास का जो चैप्टर है इसमें से आपको 3 नंबर के प्रश्न पूछने वाले, 3 अंक। तो इस तरह से ये आपकी जो दूसरी यूनिट है, इस दूसरी यूनिट में जो आपको अंक बाहर है वो है 6 और 5 11 और 3 14। 14 अंक के प्रश्न जो है वो इसमें से पूछे जाएंगे। यानी ये कह सकते हैं कि हमारी सबसे बड़ी यूनिट है और इसमें मात्र 3 ही चैप्टर हैं, लेकिन यूनिट सबसे बड़ी है। अब इसके बाद अगला जो है यूनिट नंबर 3, देखिए आप सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी यूनिट कितने नंबरों की है और उसमें हमको क्या क्या चीज़ों के बारे में पढ़ना है। क्योंकि जब तक हमको ये पता नहीं होता कि हमारा खेल का मैदान क्या है, कहाँ चौका लगेगा, कहाँ छक्का लगेगा, कहाँ तक हम आउट होंगे, तो ये जब तक पता नहीं होता आप खेल नहीं सकते। तो इसी तरह से आप जब पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारे कोर्स में क्या क्या चीज़ें हैं, उनमें हमको क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कितने कितने नंबरों की है, तभी जाकर के हम व्यवस्थित रूप से अच्छे नंबर ला सकते हैं और अच्छे ढंग से पढ़ाई कर सकते हैं। तो आज हम यही बताने रहे हैं कि आपको कौन से यूनिट में क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। अब आता है यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है, यानी एक प्रकार से हम कहें कि 6ठी 7वीं और 8वीं यूनिट है एक तरह से ये, तो इसका नाम मानव कल्याण में जीव विज्ञान। मानव कल्याण में जीव विज्ञान। यानी ह्यूमन वेलफेयर में इस बायोलॉजी का क्या महत्व है, क्योंकि वर्तमान में मानव का कल्याण कैसे हो सकता है, किस तरीके से मानव का जीवन और ज्यादा आसान, आनंदमय, सुविधापूर्ण हो सकता है, इस क्षेत्र में हमारी ये जो जीव विज्ञान है ये लगातार प्रयासरत रहे। आज हमने विभिन्न प्रकार के रोगों को पूरी तरह से कंट्रोल किया हुआ है। हर प्रकार की जो खाद्य सामग्री है उसके उत्पादन में हमने अपार वृद्धि की है, और कहें कि हमने हर क्षेत्र में इस जीव विज्ञान के प्रयोग ने मानव के जीवन को बहुत आसान बना दिया है। रोगों की निदान करना हो, रोगों का उपचार करना हो, रोगों का बचाव करना हो, इसी प्रकार से खाद्य पदार्थों की उत्पत्ति को, उत्पादन को बढ़ाना हो, उनके कह सकते हैं कि उनकी प्रतिकूल परिस्थितियों से उनको बचाना हो, सारे क्षेत्रों में इस जीव विज्ञान का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो हम यहाँ, क्योंकि इस एनसीईआरटी के सिलेबस में इस बात को विशेष रूप से महत्व दिया जाता है कि मानव कल्याण में ये जीव विज्ञान किस तरह से लाभकारी हो सकी है और आगे इसकी क्या क्या संभावनाएं होंगी। तो इसमें देखिए हमारा सबसे पहला जो चैप्टर है मानव स्वास्थ्य एवं रोग, चैप्टर नंबर 8 है, इसका नाम है मानव स्वास्थ्य तथा रोग एवं रोग। देखिए मानव का स्वास्थ्य अगर अच्छा रहेगा तो निश्चित रूप से उत्पादन भी ज्यादा करेगा, उत्पादन ज्यादा करेगा तो समाज का, देश का विकास होगा। तो यही प्रयास है कि भाई हर व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहे। अब यहां हम स्वास्थ्य को अच्छा रखना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कारक हैं जिनके कारण ये स्वास्थ्य खराब हो जाता है।
ऐसे हम रोगग्रस्त हो जाते हैं। तो यहां हम पढ़ेंगे कौन कौन से रोग कारक हैं। सबसे पहले इसमें जीवाणु जनित रोग, वायरस जनित रोग, हेलमिंथिस जनित रोग। इसके अलावा कुछ ऐसे रोग होते हैं जो कि प्रोटोजोआ संघ के प्राणियों के द्वारा होते हैं, जैसे मलेरिया रोग है। तो उन रोगों का क्या कारण है, उनसे हम कैसे बच सकते हैं, इस बारे में हम पढ़ेंगे। साथ में ऐसा नहीं है कि हमारे शरीर में कोई भी रोग जनक कारक अगर आता है और हम रोगग्रस्त हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। शरीर के अंदर प्रतिरोधक क्षमता होती है। अब वो प्रतिरोधक क्षमता किस प्रकार की है, कैसे हम सहज प्रतिरक्षा करते हैं, इसके अलावा हमारे शरीर में उपार्जित प्रतिरक्षाएं उत्पन्न होती हैं। ये भी दो प्रकार की होती है। एक तो सक्रिय प्रतिरक्षा होती है, जिसमें हमारा ये जो टीकाकरण हम करते हैं, वैक्सीनेशन करवाते हैं, तो ये एक प्रकार से सक्रिय प्रतिरक्षा होती है। लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जब हम प्रतिरक्षीकरण करने के लिए तुरंत हमको आवश्यकता हो जाती है, तो हम निष्क्रिय प्रतिरक्षीकरण करते हैं। तो इस तरह की ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से स्वास्थ्य को खतरे हैं, कौन कौन से रोग पैदा हो जाते हैं और उन रोगों से हम कैसे अपने आप को बचाव कर सकते। बहुत अच्छा चैप्टर है ये। आप इसमें पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हम एक प्रकार से अपने स्वास्थ्य के बारे में हम कैसे अच्छे से अच्छा कह सकते हैं परिस्थितियां पैदा करके रख सकते हैं। अब इसके बाद अगला है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, चैप्टर नंबर 9, खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीतियां। ठीक है, अब देखिए ये चैप्टर जो है एज ए बॉटनी से रिलेटेड है। खाद्य उत्पादन में वृद्धि कैसे की जाए, क्या हो। तो देखिए ये जो चैप्टर है हमारा 4 अंक का है ये। और ये जो चैप्टर है जिसमें हम खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्य योजनाएं पढ़ रहे हैं, कार्यनीति पढ़ रहे हैं, तो ये 3 नंबर का है, 3 अंक का है। देखिए इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं कि खाद्य उत्पादन, क्योंकि देखिए वर्तमान में हमारे देश की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और खाद्य उत्पादक जो क्षेत्र हैं वो दिनादिन कम होते जा रहे हैं। तो ऐसा क्या करें जिससे कि खाद्य उत्पादन में वृद्धि हो और प्रत्येक व्यक्ति को या कह सकते हैं प्रत्येक जीव को अपनी खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। इसके लिए हम कई ऐसे तरीके अपना रहे हैं जो हमारे परंपरागत तरीके हैं और कुछ जो आधुनिक तरीके हैं जिसके माध्यम से जैसे हम बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके इस तरह के पादपों को विकसित कर रहे हैं, जिनकी किस्में ऐसी हैं जिनकी उत्पादन क्षमता ज़्यादा है, जिनके अंदर रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता भी ज़्यादा है, साथ में जो वातावरणीय जो प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रति जो प्रतिबल है वो भी इनके अंदर ज़्यादा इनको रोकने की क्षमता है। तो इस तरह के हम पूरे प्रयास कर रहे हैं जिससे कि खाद्य उत्पादन में वृद्धि हो। जैसे सिंगल सेल प्रोटीन हो रहा है, तैयार किए जा रहे हैं, कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों के स्रोत ढूंढे जा रहे हैं जिनका हम उपयोग करते हैं तो वो हमारे लिए लाभकारी भी हो और आसानी से उपलब्ध हो सके। तो इसमें हम जो वर्तमान में हमारे देश की सबसे बड़ी आवश्यकता है, और देशों से ज़्यादा हमारे देश में इस चीज़ के लिए प्रयास किए जा रहे हैं क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या और देशों से कई गुना ज़्यादा है। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, इस पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा और इस क्षेत्र में हमारे कई संस्थान जो हैं वो कार्य कर रहे हैं। तो इसमें हम इसी तरह की चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अगला है चैप्टर नंबर 10। इसमें हम पढ़ रहे हैं मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। देखिए मानव के जीवन में सूक्ष्म जीवों का महत्व जो है वो बहुत पहले से रहा है। ये सूक्ष्म जीव जो होते हैं ये हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। जैसे जीवाणु हैं, नील हरे शैवाल हैं, इसके अलावा कुछ प्रोटोजोअन जंतु हैं। तो ये हमारे जो सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे वातावरण में चारों तरफ उपस्थित होते हैं, तो इनसे हम लाभ भी लेते हैं। क्योंकि अब तक हम जो पढ़ते आ रहे हैं वो ये कि जीवाणु जो होते हैं ये रोग पैदा कर देते हैं, हानि पहुंचाते हैं, तो ये बात सही है।
लेकिन ऐसा ये नहीं है कि सभी जीवाणु हानि पहुंचाते हैं। बहुत सारे जीवाणु, बहुत सारे सूक्ष्म अन्य जीव जो होते हैं वो हमारे लिए लाभकारी होते हैं। जैसे आप जानते हैं, दूध से अगर दही बनाना हो, या हमें एथिल अल्कोहल का उत्पादन करना हो, या सिरके का अम्ल बनाना हो, या अन्य किसी भी प्रकार की किण्वन से संबंधित हमको बायोगैस तैयार करनी हो, उन सब में हम किसका प्रयोग करते हैं? सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करते हैं। तो इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि सूक्ष्म जीवों से हम किस तरह से, किन किन तरीके से लाभ ले सकते हैं। हम औषधियों का उत्पादन करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहला जो एंटीबायोटिक है वो भी पेनिसिलिन, जो सूक्ष्म जीवों से ही तैयार किया गया है। तो ये हमारे लिए किस तरह से लाभकारी है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और इस पूरी यूनिट का जो अंक बाहर है, जो इसके नंबर हैं, वो है 4, 3, 7 और 4, 11। ये हमारी यूनिट जो है वो 11 नंबर की यूनिट है, अर्थात 11 नंबर के जो है हम इसमें से पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अब इसके बाद अगली जो यूनिट है, जो कि ये हमारी 3rd यूनिट है, 4th यूनिट जो है, ये हमारी जैव प्रौद्योगिकी है, बायोटेक्नोलॉजी। जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी। देखिए, वर्तमान में ये जो एक नई विज्ञान की शाखा बन गई है, जो कि कई शाखाओं से संबंधित है। चाहे इसमें बॉटनी भी है, वनस्पति विज्ञान भी है, जंतु विज्ञान भी है, आनुवांशिकी भी है, इसी के अंतर्गत इसमें बायोकेमिस्ट्री भी है। ये एक ऐसी शाखा है जिसने मानव के जीवन में हर क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धियां दी हैं, और इनका कह सकते हैं कि उपयोग जो है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। तो इसमें हमको एक तो पढ़ना है चैप्टर नंबर 11, इसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। देखिए, इसमें हम बायोटेक्नोलॉजी की जो थ्योरियां हैं, सिद्धांत हैं, उनके जो प्रोसीजर हैं, एक होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पुनर्संयोजी डीएनए तकनीक, जो कि इस बायोटेक्नोलॉजी का एक बेस है। और उसमें विभिन्न प्रकार की तकनीकियां काम में ली जाती हैं। कह सकते हैं इसमें प्रतिबंधन एंजाइम काम में लिए जाते हैं। एक इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि होती है, एक पीसीआर विधि। पीसीआर का तो आप नाम बहुत फेमस हो गया है कि ये जो कोविड-19 की जो जांच होती है वो पीसीआर विधि के द्वारा होती है। और पीसीआर का मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, अर्थात इसमें क्या होता है कि एक डीएनए का छोटा सा हिस्सा लेकर के और कम समय में बहुत सारी कॉपियां तैयार कर ली जाती, तो वो पीसीआर विधि होती है। तो वो ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। ये हमारे 4 नंबर का चैप्टर है। ये इसके बाद अगला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12, वो भी इसी यूनिट से रिलेटेड है। अर्थात देखिए, ये तो है एज ए प्योर बायोटेक्नोलॉजी। अब दूसरा जो चैप्टर है वो अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी है। आप समझ लीजिए, प्योर का मतलब होता है जिसमें हम सिद्धांत पढ़ते हैं, प्रक्रमों के बारे में पढ़ते हैं एज ए साइंस टॉपिक पूरी तरह से। और दूसरा होता है अप्लाइड। अप्लाइड का मतलब होता है उनके उपयोग पढ़ते हैं, यानी उनका हम किन किन चीजों में किस तरह से उपयोग करके और लाभ प्राप्त करते हैं। तो अगला जो है जैव प्रौद्योगिकी एवं उनके उपयोग। जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके या उनके कह सकते हैं उपयोग, यानी इसमें अनुप्रयोग है एक तरह से। ये भी 4 अंक का है। तो एक तो प्योर बायोटेक्नोलॉजी एंड दूसरा है अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी। तो ये टोटल जो है यूनिट है, ये 2 चैप्टर हैं, इसमें 8 अंक की। ठीक है। तो इस तरह से ये आपकी चौथी यूनिट है।
अब आप 5वीं यूनिट देखिए। यूनिट नंबर 5 एज ए 10 यूनिट है, 10वीं यूनिट है। ये पारिस्थितिकी है, इकोलॉजी है। पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। देखिए पारिस्थितिकी क्या है? पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम क्या करते हैं, जीवों का और वातावरण का आपस में जो संबंध है, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं कि ये देखते हैं कि जीव का वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है और वातावरण का जीव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस संबंध में जिस शाखा के बारे में हम पढ़ते हैं वो कहलाती है पारिस्थितिकी। तो इसमें हम जो है चैप्टर, हमारे कोर्स में 4 चैप्टर इस कोर्स में है। तो इसमें हम चैप्टर नंबर 13वां जो चैप्टर है वो इसी यूनिट से संबंधित है और इसका नाम है जीव एवं समष्टियां। जीव एवं समष्टियां। समष्टियां का मतलब होता है एज ए पॉपुलेशन, एज ए जनसंख्या। तो एक जीव क्या है और जीवों की संख्या या पूरा समूह क्या है, वो है समष्टियां। ये पूरी यूनिट आप ये जो चैप्टर है ये आपके कोर्स में जो है 4 नंबर का है, 4 अंक का ये चैप्टर है जिसमें हम 4 नंबर की चीजों के बारे में पढ़ेंगे। जीव क्या है, जीवों के संख्या में वृद्धि के कौन कौन से कारक होते हैं, किस तरह से किसी एरिया के अंदर जनसंख्या में वृद्धि होती है, जनसंख्या में कमी होती है, तो वो किस किस कारणों से होती है, तो उस बारे में हम पढ़ेंगे। अगला जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 14, ये भी इकोलॉजी का ही है और इसमें हम पढ़ते हैं पारितंत्र एज ए इकोसिस्टम। पारितंत्र बहुत अच्छा चैप्टर है ये। इसमें आपने पढ़ा भी होगा पहले छोटी क्लासों में, खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं, खाद्य जाल होते हैं, पारिस्थितिक पिरामिड होते हैं, इसके अलावा ऊर्जा का पिरामिड होता है। कुछ जीव जो होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, कुछ द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, तो वो सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। तो ये कहलाएगा पारितंत्र, जो कि 4 नंबर का चैप्टर है। ये बहुत सीधे चैप्टर हैं और आराम से इनमें आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप पहले से पढ़ी हुई इनके अंतर्गत होती हैं। अगला है चैप्टर नंबर 15। ये 15वां चैप्टर है जैव विविधता एवं संरक्षण। देखिए वर्तमान में क्या है, जैव विविधता कम हो रही है, तो जैव विविधता एवं संरक्षण, ये इकोलॉजी का एक वेश है, क्योंकि वर्तमान में हमारे देश में क्या पूरी दुनिया में ही जैव विविधता खत्म होती जा रही है, जीवों की जातियां सिमटती जा रही हैं। अगर इसी तरह से दुनिया में अगर चलता रहा तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि इस पृथ्वी पर केवल कुछ जातियों का ही आधिपत्य रह जाएगा और ऐसी स्थिति में उनके बीच में भोजन के लिए, आवास के लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और नतीजा ये होगा कि समस्त पृथ्वी पर समस्त जातियां ही नष्ट हो जाएंगी। तो इसलिए जैव विविधता को बनाए रखना बहुत जरूरी है। तो इसको जैव विविधता का संरक्षण ये आपका 2 नंबर का है। इसमें से एक प्रश्न पूछा जाता है, बहुत अच्छा प्रश्न आता है जो आपकी जनरल नॉलेज और आपकी एक प्रकार से जागरूकता को प्रदर्शित करता है। अगला है चैप्टर नंबर 16। ये लेटेस्ट जो होते हैं पर्यावरण से संबंधित जो इश्यू होते हैं, मुद्दे होते हैं, उनके बारे में होता है। तो पर्यावरण के मुद्दे, पर्यावरण के मुद्दे जैसे ग्रीन हाउस प्रभाव है, ग्लोबल वार्मिंग है, या एक तरह से वनों का उन्मूलन है। तो इस तरह की जो वर्तमान की जो ज्वलंत समस्याएं हैं जिनसे पूरा विश्व चिंतित है, और ये अगर ऐसी चलती रही और अगर लोगों की जागरूकता नहीं आई तो पृथ्वी क्या है, समाप्त हो जाएगी। जैसा कि पहले भी 5 बार हो चुका है, छठी बार ये पृथ्वी फिर वापस समाप्त होने की स्थिति बन जाएगी अगर हमें इस तरह की चीजों को अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो ये 2 नंबर का प्रश्न है। तो इस तरह से ये पूरी यूनिट जो है 4 और 4 8 और 2 10 और 2 12 नंबर।
ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये जो सीनियर का एनसीईआरटी का जो सिलेबस है ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही पढ़ने में भी आसान है, समझने में भी आसान है, इसके चित्र वगैरह सब स्पष्ट हैं, कहीं किसी तरह की आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है। और हम एक एक करके एक एक टॉपिक को रोजाना आगे बढ़ाएंगे और उसी के साथ साथ उसके नोट्स भी आप बनाएंगे। और आप एक बार इन पूरे सिलेबस को आप अपनी कॉपी में जिसमें आप शुरुआत कर रहे हैं तो उसमें आप नोट कर लीजिएगा। देखिए ये 5वीं यूनिट है, इसके अलावा आप इसको नोट करिएगा कि ये अगली यूनिट जो है ये इस तरह से इसको आप, ये आपकी 4थी यूनिट है, ये आपकी 3री यूनिट है, ये 2री यूनिट है और ये पहली यूनिट है, फर्स्ट यूनिट। तो इस तरह से आप देखिए पहली यूनिट में आपने देखा कि 4 चैप्टर हैं, 11 नंबर की है। दूसरी यूनिट में आपने देखा कि ये दूसरी यूनिट है, इसमें बढ़ते जा रहे हैं और इस तरह से पहली, दूसरी, तीसरी आप इनको सबको नोट कर लेंगे। ठीक है, आज हमने आपके सिलेबस के बारे में डिस्कस किया और फिर भी अगर किसी को कोई समस्या है, कोई चीज पूछना चाहता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके।